नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, राजस्थान का परिचय और राजस्थान के भौतिक स्वरूप। हम आगे राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम राजस्थान की नदियों के पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप दोस्तों, राजस्थान की नदियाँ, देखिए राजस्थान की नदियाँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ अफवाह तंत्र का। राजस्थान की अफवाह तंत्र की मैं बात करूँ, देखिए राजस्थान की नदियाँ पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि अफवाह क्या होता है। देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, एक बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक तो आप ये ध्यान रखेंगे अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, एक प्रवाह क्या होता है, ठीक है। एक अफवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है। एक हम ध्यान रखेंगे अफवाह बेसिन, ठीक है। और एक होता है, एक मैं बात करूं तो अफवाह क्षेत्र। बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उद्गम, ठीक है। एक बात करेंगे जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र, एक विभाजन जल विभाजक की हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे जल संभर की, जल संभर। और एक इसमें आता है डेल्टा, या एक आता है नदीमुख। देखिए नदियाँ जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को मैं एक को हम डिटेल से बात करेंगे कि ये नदियाँ कैसे निकलती है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बनते नहीं आज के ज़माने में, तो उस ज़माने के वर्तमान ज़माने के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। वर्तमान टाइम के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो कॉन्सेप्ट साथ में लेंगे। तो अफवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, उद्गम क्या होता है, प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, अफवाह क्या होता है, ठीक है। अफवाह तंत्र की बात करेंगे, नदमुख क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अफवाह बेसिन क्या होता है, अफवाह क्षेत्र क्या होता है, इनमें से बड़ा क्षेत्र कौन सा है। बात समझ पा रहे हैं? जल विभाजक क्या होता है, जल संभर क्या होता है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बात, हम आगे बात प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, तो देखिए राजस्थान की नदियों की जब बात करें, देखिए क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यहां से समझने की कोशिश करना आप। देखिए आप, देखिए ये जो भाग है, ये उठा हुआ भाग है, ठीक है। ये क्या है, उठा हुआ भाग है, ठीक है। यहाँ वाला क्षेत्र भी उठा हुआ भाग है, तो ये भाग भी क्या है, उठा हुआ भाग है, ठीक है। 2 भाग उठे हुए हैं, बीच में भाग थोड़ा नीचे है उससे, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ से जल वितरिका निकल रही है। देखिए आप, यहाँ से कोई जल वितरिका निकल रही है और ये जल यहाँ से वितरिका निकल के, और जब ये आगे चलती है और ये अब एक नदी का निर्माण करती है, एक जल धारा का प्रवाह होता है। और जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। जल के एक निश्चित धारा को क्या कहते हैं, प्रवाह, और प्रवाह के बड़े रूप को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे तो देखिए जल उठा हुआ भाग है, इस उठे हुए भाग को हम जल विभाजक कहते हैं। देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सर जल विभाजक की डेफिनेशन क्या है। जल विभाजक का मतलब ये हुआ एक उठा हुआ भाग जिसका जल पूर्वी साइड की बात करूँ तो मैं पूर्वी साइड में जाएगा, पश्चिम साइड का पश्चिम साइड में जाएगा। बात समझ में? यानी एक उठा हुआ भाग जो जल का विभाजन करता है वो क्या कहलाएगा, जल विभाजक कहलाएगा। तो देखिए आप, इधर वाला जल अब निकलेगा इस उठे हुए भाग से, तो ये जल इधर जाएगा, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ से जल का क्या हो रहा है, विभाजक हो रहा है। तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जल
विभाजक, जल विभाजक, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 मैंने लिख दिया जल विभाजक क्या होता है, जल का विभाजन करता है। ठीक है, तो इन दोनों जल विभाजक क्षेत्रों के बीच में जो धाराएं निकल रही हैं, एक धाराओं का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। एक निश्चित धारा का प्रवाह, निश्चित धारा किसकी, जल की। एक निश्चित जल की धारा क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। एक जल की निश्चित धारा क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। एक जल की जो निश्चित धारा है जो बह रही है वो क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। ठीक है, और आप एक बात ध्यान से देखिए, आप ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, ये जो क्षेत्र, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है जहाँ से नदी अपना जल ग्रहण कर रही है या वितरिकाएं अपना साथ जल लेके आती हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र से वितरिकाएं जल ला रही हैं, वो संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है, जल ग्रहण कहलाता है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र, राजस्थान में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, बनास नदी का है। मैं बात करूंगा आगे नदियां जब स्टार्ट करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है। तो जहां से नदियां जल ग्रहण करती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए ये पूरा क्षेत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, इधर वाला जल इधर जा रहा है, इधर वाला जल इधर है, बीच में उठा हुआ भाग ये क्या है, जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, और ये धाराएं जब बह रही हैं और जल की एक धारा के निश्चित जब बह रही है उस क्षेत्र को हम कहेंगे प्रवाह। ठीक है, और जब मुख्य नदी का निर्माण करती है तो ये कहलाता है, ये जब मुख्य नदी बन गई और ये कहलाता है, नंबर में लिख देता हूँ, ये कहलाता है अपवाह। एक मुख्य नदी बनकर जब बहती है एक धारा मुख्य नदी के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। और छोटी जल वितरिकाएं जब बहती हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रवाह कहलाती है। लेकिन जब मुख्य नदी बन जाती है और फिर वो बहती है जल के साथ में, तो वो कहलाती है अपवाह। ठीक है, फिर यही क्षेत्र देखिए आगे सहायक नदियां मिलेंगी इसमें। ये देखिए आप, सहायक नदियां मिल रही हैं, ये देखिए आप, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं। ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सहायक नदियां हैं, अब देखिए आप, सहायक नदियां है, जब ये सहायक नदियां मिलेंगी और वही नदी आगे चलेगी, ये नदी आगे चलेगी, ये देखिए आप, फिर ये नदी आगे जाएगी। अब जब मैं सहायक नदियों की बात कर लेता हूँ, सहायक नदियाँ जहाँ पर मिली उस भाग को हम कहेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कहेंगे, यहाँ सहायक नदियाँ मिलेंगी, यानी अपवाहों का क्या है, नेटवर्क हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्षेत्र क्या था, अपवाह था। अपवाह से पहला क्या था, जल ग्रहण था, जहाँ धाराएं बह रही थी वो क्या था, प्रवाह था। जो उठे हुए भाग वो क्या कहलाते हैं, जल विभाजक कहलाते हैं। ठीक है, और जहाँ से ये धाराएं निकल रही हैं उस भाग को हम क्या कहेंगे, जहाँ से ये धाराएं निकल रही है उस भाग को कहेंगे हम उद्गम। क्या कहेंगे, उद्गम। जहाँ से ये धाराएं निकल रही हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही है, उस भाग को क्या कहेंगे, उद्गम कहेंगे। ठीक है, तो सहायक नदियाँ मिलेंगी तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवाह तंत्र। अब आप पता बताएंगे सर अपवाह तंत्र में क्या होता है, दोआब बनते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र में क्या बनता है, दोआब बनते हैं। दोआब बनते हैं, इन दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब। दोआबों का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ अपवाह तंत्र मिलेगा। ठीक है, संगम का निर्माण कहाँ होता है, संगम। संगम भी यही बनते हैं। ठीक है, त्रिवेणी संगम, दो नदियों का संगम हो गया, त्रिवेणी संगम हो गया, ये संगम भी कहाँ बनते हैं, अपवाह तंत्र में मिलते हैं। ठीक है, और दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में दोआब और संगम बनते हैं। ठीक है, फिर नदियाँ क्या करती है, सहायक नदियों के बाद में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ कर जाती है, मैदानी भाग में। जब ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, तो मैं लिख देता हूँ, उस भाग को क्या कहेंगे, मैं नंबर 6 अपवाह बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवाह बेसिन कहेंगे। जब मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और ढाल के विपरीत, ढाल के दिशा में बहती है। ठीक है, कोई नदी अपने ढाल के स्वरूप के अनुसार बहती है तो और नदियों और मैदानों में प्रवेश कर जाती है, तो वो नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, अपवाह बेसिन कहलाएगा। ठीक है, तो अपवाह बेसिन के बाद में होता क्या है, देखिए अब ये संपूर्ण क्षेत्र की मैं बात करूं, देखिए अब ध्यान से देखिए आप, अगर मैं बात करूं
देखिए आप इन संपूर्ण क्षेत्र की मैं बात करूं, यानी आप बात करेंगे सर 1 2 3 4 5 ये भी सभी क्षेत्रों की मैं बात करूं, कहने का मतलब मैं जल विभाजक की बात करूं, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की, अपवाह क्षेत्र की, अपवाह तंत्र की बात करूं, ठीक है, अपवाह तंत्र बेसिन की बात करूं मैं, ये सब क्षेत्र किस में आते हैं, ये सारे क्षेत्र किस में आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब क्षेत्र आते हैं अपवाह क्षेत्र में आते हैं। ये सब क्षेत्र किस में आते हैं, अपवाह क्षेत्र में आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, अपवाह क्षेत्र है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, अपवाह क्षेत्र है। अब आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि एक उठा हुआ भाग जो जल को अलग अलग भागों में विभाजित करता है जल विभाजक कहलाता है, बात एक। दूसरी बात, ठीक है, जहाँ से जल वितरिकाएं निकलती हैं उस भाग को क्या कहेंगे, उद्गम। दो बात। तीसरी बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब उद्गम के बाद में धाराएं बहती हैं, धाराओं का निश्चित जल की धाराओं का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। ठीक है, ठीक है। फिर बाद में ये जो क्षेत्र है, इस भाग से जल ग्रहण किया जाता है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, जल ग्रहण कहलाएगा। जल ग्रहण के बाद में एक मुख्य नदी बहेगी, उसको क्या कहेंगे, अपवाह कहेंगे। और अपवाह के बाद में क्या होता है, सहायक नदियां मिलती है, वो क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। और अपवाह तंत्र में दोआब और संगमों का निर्माण होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या होती है, नदियां अपने ढाल के स्वरूप आगे बहती है और मैदानों में प्रवेश कर जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवाह बेसिन। ठीक है, अलग अलग बेसिनों का निर्माण होता है, यहाँ दूसरी नदी भी आ जाती है, मुख्य नदी, तो अपवाह बेसिन होता है। ठीक है, अपवाह बेसिन के बाद में ये बड़ा क्षेत्र, यानी इन सब क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो ये सब बड़ा क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकते हैं, क्या क्वेश्चन बता सकते हैं, देखिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकते हैं क्या, कि सर देखिए अब इनमें एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये की है, क्या क्वेश्चन है, आप बताएंगे सर अपवाह, आप बताएंगे सर अपवाह, ठीक है, अपवाह से बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र से बड़ा कौन सा क्षेत्र होता है, तो आप बताएंगे सर अपवाह बेसिन होता है। अपवाह बेसिन से बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सर अपवाह क्षेत्र होता है। ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नदियों के बहने का क्रम, सबसे छोटा क्षेत्र ये, फिर लास्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो कौन सा, अपवाह क्षेत्र है। बात समझ पा रहे हैं। तो इस क्रम से एक क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आप क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, क्या क्वेश्चन है, छोटी छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, छोटी छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को, यानी छोटी छोटी नदियां नाले बह रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो मुख्य नदी बह रही है वो क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यही क्षेत्र अगर छोटी नदी और नालों की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहलाएगा, तो आप बताएंगे सर ये जल संभर कहलाएगा, जल संभर। छोटी छोटी नदी और नालों, ठीक है, के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, नदियों द्वारा राजस्थान में पहाड़ियों को काटकर पठारी भाग का निर्माण करती है। नदियां जब किसी पहाड़ी क्षेत्र को काटकर एक समतल भाग का निर्माण कर देती है, पठारी भाग का निर्माण कर देती है, उस भाग को क्या कहते हैं, तो ये बहुत मोस्ट आप ध्यान रखेंगे, उस भाग को कहते हैं पिंडमांड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंडमांड क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पिंडमांड क्षेत्र कहते हैं। और पिंडमांड क्षेत्र का उदाहरण बनास नदी है। बनास नदी राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ियों को काटकर समतल बना दी है, और वर्तमान में ये क्षेत्र क्या कहलाता है, पिंडमांड क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो पिंडमांड क्षेत्र का संबंध किससे है और पिंडमांड क्षेत्र किस में आता है, देखिए दोनों अलग अलग बात में। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से रखेंगे, ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के बाद में आप ध्यान ये रखेंगे, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, तो मैं पिंडमांड की बात करूं, देखिए आप क्षेत्र का
संबंध किससे? मैदानों से। देखो दो क्वेश्चन आते हैं पिंडमान के बारे में कि पिंडमान क्षेत्र का संबंध किससे। ऑप्शन में आएंगे मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो मैदान बन जाता है यहाँ पर, यानी किसी पहाड़ी क्षेत्र को काट के मैदानी रूप बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पिंडमान क्षेत्र का संबंध तो किससे है? मैदानों से है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा अलग आए और पूछे पिंडमान क्षेत्र किसके भाग है, अगर यही क्वेश्चन जब पिंडमान क्षेत्र निम्न में से किसके भाग है, तो आप बताएंगे सर ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र के भाग है। किसके भाग है? पर्वतीय क्षेत्र के भाग है। या तो बताएंगे आप पर्वतीय क्षेत्र बताएंगे, या फिर ऑप्शन में अगर अरावली क्षेत्र आ जाए तो अरावली के भागों से या अरावली की पहाड़ियों को जब नदियां काटती हैं तो क्या कहलाती है? पिंडमान क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में जो उदाहरण है वो पिंडमान क्षेत्र है, उस राजसमंद में है, तो अरावली का ही तो भाग है। तो देखिए पिंडमान क्षेत्र है किसका भाग? तो पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली का भाग है। लेकिन इसका संबंध किससे है? अब वर्तमान में किससे संबंध रखती है? तो ये मैदानों से संबंध रखती है। पिंडमान क्षेत्र किससे संबंध रखता है? मैदानों से। तो ये पिंडमान क्षेत्र है कहाँ? तो आप बताएंगे सर ये पिंडमान क्षेत्र कहाँ है, कहाँ बन रही पिंडमान क्षेत्र है वर्तमान में। अगर मैं बात करूँ वर्तमान क्षेत्र की मैं बात करूँ तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए आप वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान में पिंडमान क्षेत्र देवगढ़ की पहाड़ियों को काटकर किसके द्वारा? मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, बनास नदी द्वारा। कहाँ पर? राजसमंद में, ठीक है। वर्तमान में अगर कोई उदाहरण पूछे आपको पिंडमान क्षेत्र का उदाहरण राजस्थान में कौन सा है, तो आप बताएंगे देवगढ़ की पहाड़ियों को काटा गया है और वो पिंडमान क्षेत्र के रूप में आती है। तो कौन सी नदी काटती है? बनास नदी काटती है। और कौन से जिले में काटती है? राजसमंद जिले में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पिंडमान के बारे में मैंने 3 क्वेश्चन बताए, आप उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे। पिंडमान का संबंध किससे है? पिंडमान, ठीक है, भाग किसका भाग है, और पिंडमान वर्तमान में कहाँ स्थित है, ठीक है। और छोटी छोटी नदियाँ जब काटती हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे, वो क्या कहलाता है? नदियों द्वारा काटकर किसी पहाड़ी को काटा जाता है वो क्या कहलाता है? पिंडमान कहलाता है। पिंडमान के बारे में मैंने 4 बातें लिख दी, 3 बातें ये लिखी, 1 बात ऊपर लिखी, ठीक है। एक बात मैंने लिखी, छोटी छोटी नदियाँ जब अपने अपवाद क्षेत्र के रूप में बहती है तो उनके छोटी छोटी नदी नालों का जो अपवाद क्षेत्र वो क्या अलग से क्या कहलाता है? तो उसको ध्यान रखेंगे, जल संभर कहलाता है। और एक बहुत सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, नदियों में इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप और आगे बढ़े तो देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि क्या बताई थी, जब नदियाँ उद्गम के बाद में, देखिए नदियाँ उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम के बाद में नदियाँ जब आगे जाती है, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए आप, ये देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आप बताएंगे सर आपने बात कर ली उद्गम की कि नदियाँ जहाँ से आती है वो उद्गम हो, जल ग्रहण की मैंने बात कर ली, जल ग्रहण की मैंने बात कर ली, ठीक है। प्रवाह की मैंने बात कर ली, प्रवाह क्या होता है, ठीक है, एक जल की निश्चित धारा को प्रवाह कहते हैं। और मुख्य रूप नदीमुखी नदी जब आगे चलती है वो क्या कहलाती है? प्रवाह। और मैंने अपवाह तंत्र की बात कर ली, ठीक है। और मैंने बात कर ली अपवाह बेसिन की बात की, ठीक है, मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है? अपवाह बेसिन में। और एक मैंने बात कर ली क्या? अपवाह क्षेत्र की। ये बातें हमने कर ली है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसी नदियाँ आगे जाती हैं संपूर्ण क्षेत्र में बहने के बाद में जब किसी मुहाने पर जाती हैं, या तो खाड़ी में गिरती है या किसी सागर में गिरती है, तब वो 2 रूपों का निर्माण करती हैं। या तो वो नदी बनाएगी डेल्टा, या तो वो नदी क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, ठीक है। या वो नदी बनाएगी नदमुख, या तो वो नदी बनाएगी नदमुख है, जिसे एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी, जवार नदमुख या एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। या तो वो डेल्टा बनाएगी या वो नदमुख बनाएगी। तो अब आप बताएंगे दोनों में से एक चीज बनाएगी, ठीक है, यही बात है। तो आप बताएंगे सर डेल्टा की मैं अगर बात करूं, डेल्टा का मतलब होता है जब वितरिका नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, देखिए आप ये नदी बह रही है, तो ये अपने अलग अलग वितरिकाओं में जब बढ़ जाती है और मिट्टी का कटाव करती है तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है,
ठीक है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा। ये अलग अलग वितरिका में बढ़ जाती है, वितरिका, अलग अलग वितरिका में बढ़ जाती है, ठीक है। और यह मिट्टी का जमाव होता है, क्या होता है? मिट्टी का जमाव करती है, अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, अपने साथ में मिट्टी का कटाव करती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा है। बात समझ पा रहे? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और डेल्टे, अगर मैं बड़े डेल्टे की बात करूँ कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताएंगे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और जबकि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो बड़ा डेल्टा की मैं बात करूँ तो किसका है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और एक डेल्टा में एक बात और ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर की ओर गिरने वाली कोई भी नदी डेल्टे का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे अरब सागर की ओर गिरने वाली, अरब सागर, क्योंकि राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, राजस्थान का अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदी और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आप ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली सभी नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, नदमुख बनाती है। सर एस्चुरी नदमुख क्या होता है? देखिए आप, एस्चुरी नदमुख क्या होता है वो देखिए आप। जब एक नदी मुख्य नदी बह रही है, ठीक है, और मुख्य नदी तिरवे ढाल से बह रही है, कौन से ढाल से? तिरवे ढाल से बह रही है, ठीक है। एक नदी जो तिरवे ढाल से बह रही है और उसका उस मुहाने पर उसको कटाव करने का मौका ही नहीं मिलता है, इतनी तिरवे ढाल से बहती है वहाँ उसको कटाव करने का मौका नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट गिरती है, बिना किसी कटाव, बिना किसी वितरिका के अलावा डायरेक्ट गिरती है, वो क्षेत्र कहलाता है नदमुख कहलाता है। यानी वितरिका नहीं बनाती है, वितरिका क्या होती है? नहीं बनाती है, कटाव नहीं करती है, कटाव नहीं करती है, ठीक है। अपने साथ में क्या क्या लाती हैं? तिरवे ढाल होती है, तिरवे ढाल होती है, कंकड़ पत्थर लाती है, कंकड़ पत्थर का क्या करती है? जमाव करती है। कंकड़ पत्थर का क्या होता है? जमाव होता है। तो नदियाँ इतनी तिरवे ढाल से आती है, ठीक है, कि उनको अलग अलग वितरिकों में बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है, और ना ही मिट्टी का कटाव कर पाती हैं, तो डायरेक्ट गिरती है, कंकड़ पत्थर अपने साथ में लाती है और उनका जमाव कर देती है, वो क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर नदमुख कहलाता है या एस्चुरी कहलाता है, ठीक है। तो तिरवे ढाल से बहने वाली नदियाँ, ये तिरवे ढाल से नहीं बहती है, ये धीरे धीरे बहती हैं, ये लंबी दूरी तय करती हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये तिरवे ढाल से नहीं बहती है, तिरवे ढाल नहीं है, इनका ढाल तिरवे ढाल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात ये ध्यान रखेंगे, ये लंबी दूरी तय करती है, यानी जो नदियां डेल्टा बनाती है वो, इसका मतलब वो लंबी दूरी तय कर रही है, ठीक है। लंबी दूरी तय करेगी तभी आगे जाके धीरे धीरे उसकी धीमी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी और वो अलग अलग वितरिकाओं में बट जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है? कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है, कम दूरी तय करती है, ठीक है। तो मैंने डेल्टा और नदमुख के बारे में बता दिया कि जो नदियाँ, देखिए ये देखिए आप, तिरवे ढाल से नहीं बहती हैं और लंबी दूरी तय करने वाली नदियाँ अपनी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, मिट्टी का जमाव करती है, सबसे बड़ा डेल्टा बता दिया। दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ठीक है, और डेल्टा नाम किसने दिया था? हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा नाम दिया था, ठीक है, हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा नाम दिया था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो गंगा नदी का डेल्टा, ये सुंदरबन जो डेल्टा मैंने बात किया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो कैसा है? चापाकार है, वो कैसा है? चापाकार डेल्टा है, ठीक है। ऐसे चाप जैसे देखिए आप, ऐसे चाप जैसे देखिए आप, कैसा डेल्टा है? एक चापाकार डेल्टा, ये ध्यान रखेंगे। और विश्व में, मैंने जब भारत की नदियाँ पढ़ाई तभी बताया था, विश्व में पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। तो विश्व में मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है,
मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, वो पक्षी के पंजे के समान डेल्टे का निर्माण करती है। और वो कहाँ गिरती है, तो आप ध्यान रखेंगे वो कहाँ गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा क्या होता है मैंने बता दिया, मिट्टी का जमाव होता है, कंकड़ पत्थर का जमाव क्या कहलाता है, एस्चुरी कहलाता है। तो इनकी विशेषता ध्यान रखनी। आजकल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, आप क्वेश्चन कैसे आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन डेल्टा से संबंधित गलत है या कौन सा कथन सही है, आजकल जमाने के हिसाब से चलना है। ठीक है, और डेल्टे के उच्च भाग को क्या कहते हैं, देखिए डेल्टे के उच्च भाग को हम क्या कहते हैं, जो उच्च भाग होता है डेल्टे के उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, और डेल्टे का जो निम्न भाग होता है, नीचा भाग, उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। डेल्टे का जो उठा हुआ भाग होता है, जहाँ डेल्टा बना हुआ है वहाँ कुछ भाग उठा हुआ होता है, उसको हम चर कहते हैं, और कुछ भाग नीचा होता है उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, और सुंदरी वृक्ष यहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं, नारियल के पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, मैग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैं बात करूँ इसकी एस्चुरी की बात करूँ, विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी कौन बनाती है, तो आप बताएंगे सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। विश्व के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो सेंट लॉरेंस नदी करती है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए की सीमा पर बहती है। और 5 ग्रेट लेक्स विश्व की 5 महान झीलों से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सेंट लॉरेंस नदी ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। और ये सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरती है ये भी मैं बता देता हूँ, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। भारत में सबसे बड़े की बात करूँ मैं, भारत में सबसे बड़े नदियों का निर्माण कौन करती है, तो आप ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी करती है। और कितना करती है, 27 किलोमीटर लंबा पत्थरों का जमाव करती है। 27 किलोमीटर लंबे तक ये नदियों का निर्माण करती है। भारत में सबसे बड़े कौन करती है, नर्मदा नदी करती है। तो आप समझ पाए होंगे कि डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या है और कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। जब राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे मैं वहाँ भी इनकी डिटेल से बात करूँगा कि कौन सी नदी बना रही है, कौन सी नदी नहीं बना रही है। फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखेंगे कि कौन सी नदी बनाती है और कौन सी नहीं बनाती, या फिर यह ध्यान रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली सभी नदी बनाती है और अरब सागर की ओर जाने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। तो इतनी बात समझ पाए आप, इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ निकलती, कैसे निकलती। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए आप, ये देखिए आप, अब हम आगे चलते हैं। तो अगले पॉइंट की ओर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। जल विभाजक की मैं बात करूँ। ठीक है, जल विभाजक की मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जल विभाजक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जल विभाजक क्या होता है ये तो आप समझ पाएंगे सर, एक उठा हुआ भाग या उच्च भूमि जहाँ से जल अलग अलग वितरिकाओं में अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन जल विभाजक में आप इतना ध्यान रखेंगे, देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़े जल विभाजक का काम करने वाली पर्वतमाला कौन सी है, तो आप बताएंगे अरावली है। अरावली ये राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, और ये हरियाणा का जो अंबाला क्षेत्र है, ये देखिए आप, हरियाणा का जो अंबाला क्षेत्र है, अंबाला जो क्षेत्र है ये उत्तर के मैदान, उत्तर के विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। जो उत्तर के भारत में उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और विंध्याचल के बीच में, हिमालय और विंध्याचल के बीच में नदियों के द्वारा निर्मित मैदान ये उत्तर का विशाल मैदान है। और उत्तर के विशाल मैदान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, अंबाला क्षेत्र करता है। ठीक है, और राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे सर राजस्थान में अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब मैं बात करूं उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे सर विंध्याचल पर्वतमाला करता है। ये विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत ये क्या करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के मध्य
जल विभाजक का कार्य करता है कौन? विंध्याचल पर्वतमाला। बात समझ पा रहे हैं? तो अब बात करेंगे सिर्फ दक्षिणी भारत में जल विभाजक का काम कौन करता है। देखिए उत्तरी भारत और दक्षिण भारत अलग बात है, लेकिन मैं बोलूँ ओनली दक्षिणी भारत में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे सर पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के इस पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर वाली नदियाँ सब क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पश्चिमी ओर से जो उद्गम नदियाँ होती हैं वो सब अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी जो पश्चिमी घाट है, ये देखिए आप पश्चिमी घाट है जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, इस सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है, ये राजस्थान सॉरी भारत में, ये दक्षिण भारत में क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। तो दक्षिण भारत में जल विभाजक का काम पश्चिमी घाट करता है। मध्य भारत में कौन करता है? तो आप बताएंगे इसमें विंध्याचल करता है। और राजस्थान में कौन करता है? अरावली करती है, ठीक है। और मैं बात करूँ उत्तर के विशाल मैदान में, तो आप बताएंगे सर उत्तर के विशाल मैदान में अम्बाला करता है, मुख्य रूप से अम्बाला क्षेत्र करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जल विभाजक का क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम राजस्थान के लेवल की तैयारी करें तो इंडिया लेवल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आजकल क्या है कि वर्तमान स्थिति अगर देखें तो क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, एक ऑप्शन एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा राजस्थान का है? हिमालय के दर्रे दे दिए, राजस्थान के दर्रे दे दिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का है? तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात मैं यहाँ करूँगा, भारत के साथ साथ राजस्थान की बात भी करूँगा और राजस्थान के साथ भारत की बात भी करूँगा, ठीक है। जब दोनों ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोनों की बात हम डिटेल से करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब मैं थोड़ी सी और बातें देखिए आप, अब देखिए अब अगले पॉइंट की ओर चलें तो देखिए आप अपवा तंत्र की अगर मैं स्थिति देखूं, अपवा तंत्र की स्थिति अगर मैं देखूं राजस्थान में संभागों के हिसाब से, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं आप ध्यान रखेंगे। देखिए अपवा तंत्र की स्थिति की मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में तो क्या ध्यान रखेंगे। देखिए राजस्थान, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है। तो इस राजस्थान में संभागीय स्थिति की अगर मैं बात करूँ और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सुमले कितने की निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए आप कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए ये उदयपुर है, ठीक है, उदयपुर है। अब आप बताएंगे सर उदयपुर में है तो राजस्थान में अपवा तंत्र की कौन सी स्थिति है, यानी अरब सागर। उदयपुर संभाग की मैं बात करूं, उदयपुर संभाग की मैं बात करूं तो इस संभाग में कैसी स्थिति है। इस संभाग में देखिए आप, एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां भी बहती है इस संभाग से, ठीक है, और इस संभाग से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां भी बहती हैं। तो आप बताएंगे सर उदयपुर संभाग की स्थिति है यहाँ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां बहती है। बात समझ वाले, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। तो आप बताएंगे सर उदयपुर संभाग है। बात समझे, मतलब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां भी है, उद्गम होता है, और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का उद्गम भी होता है। कहाँ से? उदयपुर संभाग से। अब मैं थोड़ी सी बात करूँ कोटा संभाग की। अब आप ध्यान से देखिए, कोटा संभाग की मैं बात करूँ कि इसमें केवल बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ बहती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए आप बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है। कोटा संभाग में केवल बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां बहती है, ठीक है। अरब सागर की ओर जाने वाली नदी कोटा संभाग से नहीं निकलती। आप खुद ही देख लीजिए, अरावली के इधर ज़्यादातर क्या होगा, अरावली की इधर बंगाल की खाड़ी और अरावली के पश्चिम भाग में ज़्यादातर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर अरब सागर। लेकिन उदयपुर संभाग देखिए आप अरावली के बीच में, आप देखिए इसका विस्तार ज़्यादा है, तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूं अजमेर की। देखिए आप सर अजमेर संभाग की स्थिति क्या है। अजमेर बीच में, इसका मतलब आप समझ पाए होंगे बीच में, तो अरब सागर में, यहाँ अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ भी बहती है और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र भी है, और यहाँ पर आंतरिक प्रवाह का अपवा तंत्र भी है। जो नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं जो राजस्थान में बहती हैं, ओनली राजस्थान की नदियाँ हैं, वो क्या है, ठीक है। मतलब अपवा तंत्र, देखिए आंतरिक प्रवाह का मतलब ये भी नहीं है कि आप समझिए कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में बहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है
कि घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, वो हिमालय से निकलती है पाकिस्तान में जाती है, और वो आंतरिक प्रवाह की नदी कैसे हुई फिर? ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह का मतलब ये नहीं कि राजस्थान में निकलती है राजस्थान में बहती है। आंतरिक प्रवाह का मतलब ये है उनका उद्गम स्थल तो निश्चित है, लेकिन उसका मुहाना निश्चित नहीं है, कहाँ गिरेगी ये निश्चित नहीं है। ठीक है, उद्गम निश्चित है। तो मैं आगे बताऊंगा इनकी डेफिनेशन कि आंतरिक प्रवाह क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रवाह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं, तीनों अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। किसमें? अजमेर संभाग में। अब मैं बात करूं बीकानेर में, बीकानेर संभाग में केवल आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र पाया जाता है, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, इसमें आंतरिक प्रवाह का। और राजस्थान में सबसे कम नदियां भी बीकानेर संभाग में बहती हैं, और जिला पूछे तो बीकानेर और चूरू मैं बताऊंगा आगे, देखिए आप। अब बात करें जयपुर की, जयपुर संभाग में देखिए आंतरिक प्लस से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां बहती हैं, आंतरिक प्लस से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां बहती है। अब जोधपुर की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आप जोधपुर, जोधपुर में क्या है? आंतरिक प्लस अरब सागर, आंतरिक प्लस से अरब सागर का अपवाह तंत्र है। अब बचा कौन सा? भरतपुर, भरतपुर इसमें क्या है? आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी है, प्लस से बंगाल की खाड़ी का भी है, बंगाल की खाड़ी। समझ पाए? तो कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हो गए। कौन से संभाग की स्थिति क्या है? तो मैंने यही तो बताया अपवाह तंत्र की स्थिति कौन से संभाग में क्या है। तो आप ऐसा बताइए कि राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र की स्थिति है। राजस्थान में 3 मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी की जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। इनमें से ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें तीनों स्थितियाँ पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे सर अजमेर। और कोटा संभाग में केवल बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पाया जाता है, जबकि बीकानेर में केवल आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों पाया जाता है अरब सागर। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें, देखिए आप बताएंगे इसमें ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र नहीं पाया जाता है? तो सर आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र नहीं पाया जाता। एक संभाग तो कौन सा है? कोटा संभाग है जिसमें आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र नहीं पाया जाता है। और एक संभाग है कौन सा? उदयपुर संभाग है। आप देख लीजिए 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र नहीं पाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हम ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रवाह की स्थिति क्या है भारत में। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि आंतरिक राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और उनकी स्थिति की हम बात करेंगे और फिर एक एक को पढ़ेंगे। और अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, वो देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए आप क्या महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखेंगे। देखिए मैं पहली बात करता हूँ। नंबर 1, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। बात समझ पा रहे? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की पूछ रहा है, राजस्थान की तो बनास है। देखिए राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइए। राजस्थान, देखिए कि ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आगे राजस्थान की, स्पेशल राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सी है? बनास है। लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइए सर चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर मैं आगे बात करूं, राजस्थान की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे राजस्थान की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बनास नदी है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे
लंबी नदी कौन सी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। ठीक है, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे बनास। लेकिन पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप बताएंगे कांतली। देखिए ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन मैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, पूर्ण भाव की दृष्टि से मैं क्या लिख रहा हूं, पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अब आप बताएंगे सर कांतली नदी है। देखिए घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली है, क्योंकि घग्गर नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे राजस्थान की सबसे लंबी, राजस्थान की बात करें तो चंबनास है, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर चंबल है। राजस्थान में चंबल सब नदी सबसे लंबी नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं बोलूँ पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो राजस्थान की बोला तो फिर वापस बनास से आएगा। पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, सतही जल सर्वाधिक किसमें, तो आप बताएंगे, देखिए आप, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर चंबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, चंबल के बाद में सतही जल किसमें सर्वाधिक है, बनास में। बनास के बाद में सतही जल सर्वाधिक किसमें, माही में है। और माही के बाद में सतही जल किसमें है, तो आप बताएंगे सर लूनी में। ये भी आप क्रम ध्यान रखेंगे सतही जल का। ठीक है, सर्वाधिक सतही जल किसमें है, ठीक है, चंबल, बनास, माही और लूनी, ये क्रम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैं और कॉन्सेप्ट की बात करूँ, देखिए आप, और कॉन्सेप्ट की बात करें, और बात करता हूँ मैं, देखिए आप, और बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस नदी का है, सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र किसका है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मेरा ये आपसे, एक मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किस नदी का है, सर्वाधिक अपवाह तंत्र किस नदी का है। तो सर्वाधिक अपवाह तंत्र की मैं बात करूँ तो अलग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक, अगर मैं जल ग्रहण क्षेत्र की बात करूँ तो भी आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक अपवाह तंत्र किसका है, तो आप बताएंगे सर बनास का है। बनास के बाद में किसका है, तो लूनी का है। और लूनी के बाद में किसका है, तो आप बताएंगे सर चंबल का है। चंबल के बाद में किसका है, तो आप बताएंगे सर माही का है। ऐसे ही सर्वाधिक जल ग्रहण किसका है, तो आप बताइए सर बनास नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। और बनास नदी के बाद में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, लूनी का है। ठीक है, और लूनी के बाद में किसका है, चंबल का है। राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ मैं, चंबल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन वो राजस्थान में तो है नहीं, राजस्थान में तो कम है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ, राजस्थान के संदर्भ में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो आप ध्यान रखेंगे बनास का है। ठीक है, और फिर इसमें कौन सा आएगा, माही। देखिए दोनों ही क्रम सेम है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अपवाह तंत्र क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कौन से क्षेत्र। ठीक है, आपको पता है कि सर्वाधिक अपवाह तंत्र और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र में ये दोनों क्रम सेम है। देखिए आप ध्यान रखेंगे, दोनों में पहले किसका नंबर आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे बनास नदी का, सबसे लास्ट में किसका आ रहा है, माही का आ रहा है। तो ये क्रम ध्यान रखेंगे। इससे ऊपर वाला क्रम जो मैंने बताया था वो कौन सा, सतही जल वाला क्रम था। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम। देखिए उद्गम की बात करूँ, उद्गम सर्वाधिक कहाँ होता है, अगर मैं सर्वाधिक उद्गम की मैं बात करूं, अगर मैं जिले की बात करूं या मैं संभाग की बात करूं या किसी में क्षेत्र की बात करूं, किसी पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं,
तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, अगर मैं जिले की बात करूँ तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो आप बताएंगे सर उदयपुर से होता है, उदयपुर जिले से होता है। अगर मैं बात ये करूँ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से संभाग से होता है, तब भी आप उदयपुर बताएंगे, तब भी आप क्या बताएंगे? उदयपुर ही बताएंगे। अब मैं क्षेत्र की बात करता हूँ कि कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, तो आप बताएंगे सर अरावली से होता है। किससे होता है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र से, अरावली पर्वतीय क्षेत्र से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो तीन बातें उद्गम में आप ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए आप, अब मैं बात करूँ बहने की बात, बहाव क्षेत्र की बात करूँ, या बहाव क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक नदियां कहाँ बहती है? ठीक है, सर्वाधिक नदियां बहाव क्षेत्र में। अगर मैं जिले की बात करूं, कौन से जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है, या मैं संभाग की बात करूं, संभाग की बात करूं कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां, मैं क्षेत्र की बात करूं, अब आप ध्यान रखेंगे इनमें तीन जवाब देने हैं आपको। एक तो जिले के संदर्भ में, एक संभाग के संदर्भ में, एक क्षेत्र। सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में बहती हैं? सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में बहती है? तो आप बताएंगे सर चित्तौड़ में बहती है। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है। लेकिन कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? तब आप जवाब देंगे कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और कौन से क्षेत्र में बहती हैं? ठीक है, क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक नदियां बहती है, यानी कोटा संभाग, जिसे हाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बात अलग अलग है। देखिए आप क्वेश्चन सही पढ़ना है, इनमें से कौन सी नदियां सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है, और वहाँ टिक लगा देंगे जिले, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत मत करना। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे तीन बातें मैंने यहाँ लिखी, तीन यहाँ लिखी है। तो बहाव क्षेत्र, तीनों क्षेत्र। अब देखिए सबसे कम नदियों की बात करूँ मैं, अब मैं जिले की बात करूँ, सबसे कम नदियाँ कहाँ बहती है, मैं जिले की बात करूँ, एक संभाग की बात कर लेता हूँ, मैं संभाग की बात कर रहा हूँ कहाँ बहती है, ठीक है, और क्षेत्र की बात कर लो तो आप क्षेत्र भी ध्यान रखेंगे कौन से क्षेत्र में कम नदियाँ बहती है, तो आप खुद जवाब देंगे इस तीन क्वेश्चन का। देखिए आप यहाँ भी तीन बात है, राजस्थान में सबसे कम नदियाँ कहाँ बहती है। अगर मैं देखिए जिले की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिलों का ऑप्शन आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो जिले के ऑप्शन में राजस्थान में सबसे कम नदियाँ कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे सर बीकानेर में बहती है। अगर दो दो के जोड़े आए हैं, देखिए एक नंबर पे कौन आएगा, बीकानेर आएगा, एक नंबर पे बीकानेर आएगा, लेकिन दो दो के जोड़े आए ऑप्शन में, तब आप बताएंगे सर बीकानेर और चूरू जिले में सबसे कम नदियां बहती हैं। चूरू जिले में सबसे कम नदियां बहती है, बीकानेर और चूरू जिले में बहती है। फिर इनके बाद में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी नदियाँ नहीं बहती, वहाँ भी एक ही नदी बहती है, लेकिन वहाँ बहती है, यहाँ बिल्कुल बहती नहीं है, ठीक है। तो बीकानेर और चूरू, फिर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ऐसे ऑप्शन में चार चार के दो के जोड़े हैं। तो आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन करना है, एक एक के जोड़े है तो एक नंबर पे क्या करना है। अब दोनों ही ऑप्शन में आगे बीकानेर चूरू, तो पहले किसको देंगे वरीता, एक नंबर को देंगे, किसको, बीकानेर को। अब मैं संभाग की बात करूँ कौन से संभाग में बहती है, तो आप बताएंगे सर बीकानेर में, बीकानेर संभाग में कम बहती है। मैं क्षेत्र की बात करूँ तो आप बताएंगे सर मरुस्थलीय क्षेत्र में कम नदियाँ बहती है, यानी मरुस्थल में, मरुस्थल में क्या होती है, कम नदियाँ बहती है, मरुस्थल में कम नदियाँ बहती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक कहाँ बहती है, सबसे कम कहाँ बहती है, ठीक है। जिले, संभाग, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम से देखना है, तो आप समझ पाए होंगे कि इस बात को कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजस्थान में वैसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ उद्गम होता है, तो आप बताएंगे सर कहाँ उद्गम। मैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप जब पढ़े थे, 4 भौतिक स्वरूप पढ़े थे, तो 4 भौतिक स्वरूप में 3 भौतिक स्वरूपों की बात कर ली अभी वर्तमान में। देखिए एक भौतिक स्वरूप मैंने मरुस्थल की बात यहाँ की है, और एक भौतिक स्वरूप मैंने यहाँ बात की है, एक भौतिक स्वरूप जस्ट पहले बात की थी थोड़ी देर पहले, ये देखिए आप 3 भौतिक स्वरूप आ गए, जहाँ से एक तो एक भौतिक स्वरूप नदी उद्गम में काम आ रहा है, एक सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं और एक में कम नदियाँ बहती हैं, 3 भौतिक स्वरूप यहाँ आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से निर्भर है, तो आप ध्यान रखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है। छोटी नदी के बारे में कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, राजस्थान की
सबसे छोटी नदी, तो आज ध्यान रखेंगे मसूरदी। मसूरदी यानी काकनी नदी, कानके नदी तो कहाँ बहती है? केवल और केवल जैसलमेर में बहती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप भी जाए तो ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जो अमेरिका में बहती है, डी नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है, जो कहाँ बहती है? अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, कहाँ बहती है, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या है, कौन से संभाग में कैसे नदियाँ बहती है। ठीक है, और अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, और एक अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, और एक है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, फिर हम एक एक प्रवाह क्षेत्र को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगली बात हम देखिए यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और अगली बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।